हेलो बच्चों, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आगे की जो यूनिट है हमारी, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं थोड़ा सा। कल हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर जो होता है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटर का एक फॉर्मूला लिखा था हमने कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। ये हमने फॉर्मूला लिखा था, या Q इज इक्वल टू CV। ये हमारे पास फॉर्मूला था एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का। हमने कैपेसिटर पढ़ा था क्या होता है, कैपेसिटर की यूनिट पढ़ी थी कूलम्ब पर वोल्ट। ठीक है, कूलम्ब पर वोल्ट ये हमने पढ़ा था। और जो कैपेसिटर है वो क्या काम करता है, उसका फंक्शन पढ़ा था, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं ये पढ़े थे। अब हमने ये बताया था कि जो कैपेसिटर है वो न तो चार्ज पे डिपेंड करता है कि वो चार्ज कितना है, उसके अंदर जितना चार्ज होगा उसकी उतनी ही ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी, इसका कोई मतलब नहीं है। न वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इसका मतलब है कि यूनिट वोल्टेज पोटेंशियल के अंदर हम कितना चार्ज उसको दे रहे हैं वो उसकी कैपेसिटेंस होती है। मतलब एट प्रेजेंट कितना चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है वो उसकी कैपेसिटेंस होगी, या कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमें जैसे कैपेसिटर की अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है। तो हम पढ़ेंगे द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड, द फैक्टर्स। तो उससे पहले हमने ये तीन फॉर्मूले जो पढ़े थे, E इज इक्वल टू जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो होता है E इंटू डी आर। ये हमने पढ़ा था, जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल, तो ये होगा E इंटू आर हम लिखेंगे। ठीक है, आर वो डी आर ही है। ठीक है, द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड। हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, मतलब हम एक कैपेसिटर लेंगे जिसके अंदर दो प्लेट्स होंगी, वो पैरेलल प्लेट होंगी, और उनके बीच में हम एक या तो लॉजिक लगा करके फिर उसके बाद ही कुछ फॉर्मूले हैं, इनके द्वारा हम प्रूव करेंगे कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अंदर हमने दो कंडक्टर लिए। यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, हमने ये बताया था कि जो कैपेसिटर पंखे के अंदर यूज होता है कुछ इस तरह का दिखता है। उसके अंदर दो यहाँ पे उसके एंड होते हैं, वायर्स होती हैं, और ये दोनों इसके अंदर ये मेटल्स या ये कंडक्टर्स होते हैं। ये दो कंडक्टर हैं, इसके ऊपर चार्ज भरा हुआ होता है पॉजिटिव, मतलब दोनों अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और इस एंड पर हम मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्जेस है। हमने इसको कुछ एनर्जी दी है और इसने स्टोर की है। इसकी जो ये जो प्लेट है, इस प्लेट का जो एरिया है वो टोटल एरिया है A। हम ये मान लेते हैं इस प्लेट का एरिया A है। सिमिलरली दोनों प्लेट एक जैसी हैं तो इसका भी एरिया होगा A। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो हम मान लेते हैं R। ठीक है, दोनों के बीच की सेपरेशन, या इस R को हम D भी लिख सकते हैं। बुक में हमें D लिखा हुआ दिखाई देगा, और एक एरिया है यहाँ पर हम S भी लिख सकते हैं, मर्जी है कुछ भी लिखो। तो यहाँ पर अगर लॉजिकली तो इस चार्ज के यहाँ पे देखो Q, जितना हम इसको चार्ज दें, चार्ज इसको कब तक दे सकते हैं, जब तक आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाती या लीकेज प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक हम इसको चार्ज देते रहेंगे। और वो चार्ज क्या होता है, हवा के एयर के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन कर देता है, जिसकी वजह से वो चार्जेस एयर के अंदर फैले हुए होते हैं। उन चार्जेस को हमने इकट्ठा करना होता है इन कन्फाइंड वे के अंदर, जिसकी वजह से हम उनको यूज कर सके। उनको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो प्लेट्स लेते हैं कंडक्टर की। उन दोनों प्लेट्स का कुछ ना कुछ एरिया होता है, तो जितना ज्यादा हम एरिया उसका रखेंगे, एक ये प्लेट है हमारे पास, एक मान लो ये प्लेट है, कुछ इस तरह की दो प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स हैं, दोनों पैरेलल होती हैं कुछ इस तरह से। इसका एरिया है A। अगर हम इसका एरिया बढ़ा देते हैं
तो जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे उसको उतना इसके अंदर ज्यादा चार्ज स्टोर होता जाएगा। तो अगर ज्यादा चार्ज स्टोर होगा तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, हम तो डिपेंड किस पे करता है ये, एक तो एरिया के ऊपर। ठीक है, अगर इस कैपेसिटेंस की बात देते तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और ये है सेपरेशन इन दोनों प्लेट्स के बीच की। हमने चार्ज को क्या करना है, चार्ज को स्टोर करके रखना है इनके ऊपर, ताकि हम इसको यूज कर सके, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो। तो जितनी कम इन दोनों के बीच की सेपरेशन होगी उतना ही ज्यादा चार्ज इसके अंदर स्टोर होगा। क्योंकि यदि इसकी सेपरेशन को दूर कर देते हैं तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पॉजिटिव की वजह से इस नेगेटिव के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से चार्जेस फिर से एयर के अंदर या इसके अंदर जो फ्री स्पेस है उसके अंदर बिखर जाएंगे, वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे। तो ये डिस्टेंस के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, दो चीजें हमने पढ़ी कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, और जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हम इसको प्रूव करेंगे, कैसे होगा। तो यहां पर देखो, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी प्लेट के दोनों तरफ, तो वो आई थी हमारे पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आई थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पता चलेगा कि एक प्लेट के दोनों तरफ यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो इस साइड भी हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की थी, इस साइड भी हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की थी, एक सिलेंडर ड्रॉ किया था, और उसके अगर नेट फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी हमने, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी एक प्लेट की वजह से। तो हमने चार्ज यहाँ बाहर नहीं देखना है, क्योंकि बाहर इसकी वजह से चार्ज होगा इस साइड, इसकी वजह से चार्ज होगा इस साइड, ऐसे चार्जेस होंगे। दोनों अपोजिट नेचर के हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी भी ऐसे ही है। ठीक है, अब इनसाइड देखेंगे, इनसाइड तो यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलना शुरू होती है और किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट पॉइंट पर जाकर के वो रीच होती है। तो यहाँ पर अंदर देखनी है हमने फील्ड, तो वो होगी पॉजिटिव की वजह से इस साइड और नेगेटिव की वजह से भी इस साइड। मतलब इस प्लेट की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो इस डायरेक्शन में, और इस प्लेट की वजह से भी फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। इनफाइनाइट से कहीं से भी फील्ड लाइंस आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटी है हमारा, ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों की सेपरेशन है R। और यहां से अगर फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस साइड और नेगेटिव प्लेट की वजह से इसी साइड होगी। तो हमने इस रीजन के अंदर नेट फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, नेट फील्ड इंटेंसिटी। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 इसकी वजह से भी, और ये मान लो E2 है तो E1 प्लस E2, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और E1 कितनी आई थी, इस एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, ये भी वही एक प्लेट है, सिंगल प्लेट है, सिंगल सरफेस है, प्लेन शीट है, तो इसकी वजह से कितनी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, और ये आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमने पढ़ा था क्या होता है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। सिग्मा मतलब Q डिवाइड बाय A, Q चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है सिग्मा की जगह पर हम Q डिवाइड बाय A क्या है, एरिया इस प्लेट का, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नॉट नीचे रहा, वो हमने लिख दिया, सिग्मा की जगह Q बाय A लिख दिया। इस प्लेट का कोई भी एरिया हो सकता है। अब हम बात करें, ये हमारे पास जो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू E इंटू R, ये हमारे पास फॉर्मूला था, या इस फॉर्मूले को यहाँ पर ये जो है इसको हमने इसके अंदर पुट कर देना तो कैपेसिटेंस आ जाएगी। अब इसको 1 डाल देते हैं, और हमारे पास एक फॉर्मूला था ये वाला, C इज इक्वल टू Q, ये यहाँ पे मैं कैपिटल Q लिख लेता हूँ,
Q बाई V, ये वोल्टेज, और वोल्टेज क्या था E इंटू आर। यहाँ पे वोल्टेज है E इंटू आर, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं इसमें वोल्टेज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आर क्या है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन। तो हम ये V जो है, V की वैल्यू यहां पर अगर पुट करें तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाती है, या हम पहले वोल्टेज की वैल्यू पुट कर लेते हैं। V की वैल्यू यहां पर सीधी पुट करेंगे, E जो है वो यहां से हम पुट करेंगे, E इज इक्वल टू क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। V इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर, आर ऊपर ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला था उसमें क्यू तो हमारे पास चार्ज है, और V जो पोटेंशियल है उसकी जगह पर हम अगर ये पुट करें तो हमारे पास आएगा C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, और ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई आर। ये है हमारे पास कैपेसिटेंस। ये अब ये वेक्टर आए हैं हमारे पास जिनके ऊपर किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है। किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, ए एरिया ऑफ प्लेट, ये यहाँ पे ए क्या है, एरिया इस प्लेट का, इन दोनों प्लेट्स का एरिया ए। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे इसके बीच में स्पेस क्या है, तो फ्री स्पेस है। हम ये मान लेते हैं कैपेसिटर के अंदर जो मटेरियल भरा होता है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब वो इंसुलेटर होता है, उसके अंदर से चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर ये दोनों डिस्टेंस को अगर कम कर दें, बिल्कुल टच कर दे, तो आपस में ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव टकरा करके, और हमें कोई चार्ज नहीं मिलेगा। तो हमने जितना हो सके उतनी डिस्टेंस कम रखनी है, और जितनी हो सके उतनी प्लेट्स का एरिया ज्यादा रखना है। तो ये ऐसे फॉर्मूला देखो, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस R को हम कहीं कहीं पर D भी लिखा हुआ मिलेगा। ये D क्या है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन, पजल नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी तरह कैपेसिटर अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, वो पैरेलल होती हैं, थिन या प्लेन शीट होती है एक कंडक्टर की। एक स्फेरिकल कैपेसिटर भी होते हैं हमारे पास, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, उसके अंदर ये दोनों प्लेट स्फीयर होती हैं, दोनों प्लेट स्फीयर होती हैं। यहाँ पे प्लेन शीट है, उस कैपेसिटर के अंदर स्फीयर होती है। ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, उसके अंदर दोनों प्लेट सिलेंडर की होती है, ठीक है। अब हम ये जो कैपेसिटर है किसी सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं वो कनेक्शन पढ़ेंगे या कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर। जैसे किसी सर्किट के अंदर एक स्विच को, एक की को, एक बैटरी को, इस तरह से हमने 10वीं में कनेक्ट करना सीखा था। और रेजिस्टेंस जो होते हैं हमारे पास, उसको भी हमने कनेक्ट करना सीखा था। रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है कुछ ऐसा, ठीक है। इसी तरह कैपेसिटर का भी सिंबल होता है ऐसा। इस तरह से एक सर्किट के अंदर कैपेसिटर को यूज करते हैं। ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होना, बैटरी और कैपेसिटर के अंदर बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव, ठीक है। और कैपेसिटर के दोनों पैरेलल होते हैं ये टर्मिनल, और बैटरी का एक बड़ा एक छोटा। तो ये बैटरी नहीं पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। सर्किट के अंदर हम इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो किसी भी कैपेसिटर को कंबाइन कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस को हमने सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो कैपेसिटर को भी हम पहले सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, कॉम्बिनेशन इन सीरीज। हमने मान लिया हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, 1 2 3। यहाँ पे हम सिंपल पढ़ेंगे खाली कि भाई ये तीनों सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं। उसके बाद हम जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, थोड़े से कठिन क्वेश्चन है, उनकी तरफ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये कैपेसिटर है C1, ये है C2 और ये है C3। हमने क्या किया, हमने एक
यहाँ पे बैटरी लगा दी इसके साथ, या पोटेंशियल दे दिया, इसको ईएमएफ दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दो टर्मिनल। ठीक है। अब करंट क्या होता है, चार्जेस जो होते हैं वो यहां से चलना शुरू करते हैं, चार्जेस यहां से चलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसके अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यहां से चार्जेस चलना शुरू करेंगे, क्यू चार्ज इसके अंदर चलना शुरू हुआ। ये चार्जेस की जगह अगर स्मॉल क्यू ले रहे हो या कैपिटल क्यू ले रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ये क्यू छोटा भी ले सकते हो और बड़ा भी ले सकते हो। अब यहां पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज है इसका कोई रास्ता नहीं है, जो चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से निकलना शुरू होगा और यहां पर आकर के यहां पर रीच होगा नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। तो यहां पर C1 के ऊपर भी क्यू चार्ज होगा, अगर टोटल चार्ज क्यू है तो C1 के ऊपर भी क्यू चार्ज होगा, C2 के ऊपर भी क्यू चार्ज ही होगा और C3 के ऊपर भी क्यू चार्ज ही होगा। ठीक है, चार्ज की कोई और जगह नहीं है जितना, क्योंकि हमने पढ़ा था चार्ज क्या है, चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज को हम न तो खत्म कर सकते हैं न बना सकते हैं, हाँ ये ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से चार्ज चलना शुरू कर रहा है, वही चार्ज यहाँ पर जाएगा, वही चार्ज यहाँ पर जाएगा, वही यहाँ पर, और यहाँ से आकर के यहाँ पर इस टर्मिनल के ऊपर रीच हो जाएगा। और यदि हम पोटेंशियल की बात करें तो ये है हायर पोटेंशियल के ऊपर और ये है लोअर पोटेंशियल के ऊपर। तो यहां से जब आगे की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, मतलब इस जगह पर इस रीजन के अंदर अलग पोटेंशियल होगा। यहां पर मैं मान लेता हूं V1 है पोटेंशियल, ठीक है, इस कैपेसिटर के अंदर, इसके अंदर है V2 और इसके अंदर है V3। V हमने पोटेंशियल पढ़ा था, तो इसके अंदर V1 है, फिर इतना ही पोटेंशियल यहां पर होगा, लेकिन आगे की तरफ जाएंगे तो ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो जैसे जैसे आगे की तरफ जाते जाएंगे पोटेंशियल का ड्रॉप आता जाएगा, तो तीनों के अंदर पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर V1, यहाँ पर हमने मान लिया V2 और यहाँ पर V3, चार्जेस सेम होंगे। चार्जेस सीरीज के अंदर चार्ज हो गया, करंट हो गया, ये कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी बढ़ते नहीं है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाती है। इन तीनों का हम ऐड करें V1, V2 और V3 तो हमारे पास नेट वोल्टेज आएगी V। ठीक है। तो अब हमारे पास कैपेसिटर का फार्मूला होता था कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू क्यू बाई V, और यहां से अगर हम V निकालें तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ये फॉर्मूला हमारे पास क्यू बाई सी, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, इस तरह से फॉर्मूला बन गया। ये है नेट। तो हमने यहां से V1 निकालना है, यहाँ पर वोल्टेज निकालनी है, क्योंकि वोल्टेज क्या हो रही है, तीनों के ऊपर चेंज हो रही है। तो नेट अगर वोल्टेज की बात करें तो V1 प्लस V2 प्लस V3 नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज होगी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नेट वोल्टेज हमने निकालनी, तो V1 V2 V3। नेट चार्ज तो हमारे पास Q है, तीनों के ऊपर Q है, तो इसका तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अगर V1 की बात करें तो V1 है हमारे पास, V यहाँ पर Q बाई C है, तो Q चार्जेस सभी के अंदर Q है, तो हम यहाँ लिखेंगे Q बाई पहला जो कैपेसिटर है C1 है, C1। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है तीनों की कैपेसिटेंस एक जैसी हो, इसलिए हम V1 यहाँ पर अगर पोटेंशियल निकालें तो हमने C1 लेना पड़ेगा पहला कैपेसिटर। V2 निकालें तो वो होगा Q बाई C2। सिमिलरली V3 की बात करें तो वो होगा Q बाई C3। अब हमने करना क्या है, तीनों को ऐड कर देना है। V नेट वोल्टेज या नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। नेट वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3, इस इक्वेशन के अंदर, ये जो पहली इक्वेशन है इसके अंदर V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू हम रख देते हैं। Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। और इनमें से तीनों में Q है, Q कॉमन है, अगर हम Q यहाँ से ऐड निकाल लें, कॉमन निकाल लें, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 ये हो जाएगा। और Q यहाँ पे नीचे आ जाएगा, V बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और V बाई Q यहाँ पे देखो, ये है Q बाई V और ये है V बाई Q, मतलब ये हमने क्या कर रखा है, इसको पलट रखा है।
C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, तो V बाई क्यू क्या हो जाएगा, V बाई क्यू हो जाएगा 1 बाई सी। इसको पलट देंगे, इसके नीचे एक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, 1 होता है, उसको पलट देंगे तो 1 बाई सी। और ये किसके अंदर कनेक्ट है, सीरीज के अंदर, तो V बाई क्यू को हम लिखेंगे 1 बाई कैपेसिटेंस इन सीरीज। यहाँ पे स्मॉल छोटा सा एस लिखेंगे क्योंकि सीरीज में, जरूरी नहीं यहाँ पे लिखना नहीं लिखना है, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि ये सीरीज में है। तो उसका फॉर्मूला होगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यह 3 कैपेसिटर के लिए जब वो सीरीज के अंदर कनेक्ट हो तो उसकी नेट कैपेसिटेंस हमने निकालनी हो तो हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे उनको, ठीक है, इस तरह से। अब यदि कैपेसिटेंस दे रखी हो और चार्ज दे रखा हो तो हमने वोल्टेज निकालनी होगी, भाई इस C1 के ऊपर कितनी वोल्टेज होगी, C2 के ऊपर कितनी होगी, C3 के ऊपर कितनी होगी, तो हम उनकी कैपेसिटेंस के थ्रू, क्या इस फॉर्मूले के थ्रू V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। हमारे पास 3 कैपेसिटेंस है, मान लो, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर इसके ऊपर पैरेलल या सीरीज के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमेशा। तो हमने C1 मान लिया, C1 यह है 3 माइक्रो फेराड का, माइक्रो का मतलब है म्यू इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, ठीक है। अगर मीटर लिख रहे हो तो मीटर, अगर फैराड लिख रहे हो तो यहाँ पे फैराड, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। और C2 हमने मान लिया 2 माइक्रो फैराड का है, और C3 मान लिया 6 माइक्रो फैराड का है। तीनों सीरीज में कनेक्ट है, ये C1 है 3, ये 2 का और ये 6 का। तो नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई C1, तो 1 बाई C1 कितना है 3, प्लस 1 बाई C2 कितना है 2, और प्लस 1 बाई C3 कितना है 6, 1 बाई 6, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 1 3, और प्लस 1, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, यहाँ पे ऐसे होंगे, और ये हो जाएगा 6 बाई 6 इज इक्वल टू 1 माइक्रो फेराड, 1 माइक्रो फेराड, ठीक है, 1 माइक्रो फेराड। 1 बाई कैपेसिटेंस सीरीज आया है 1 माइक्रो फेराड, इसके नीचे है 1, ठीक है। यहाँ पे हमने अगर कैपेसिटेंस इन सीरीज में निकालना पड़े तो जो कुछ भी आया है नेट हमारे पास, जब हम सीरीज में निकाल रहे होते हैं तब इसको हमने पलटना पड़ता है, ठीक है, पलट देंगे इसको तो ये 1 ही आएगा। यदि हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करें तो नेट कैपेसिटेंस हमारे पास जितना लेस लोअर कैपेसिटेंस है उससे भी कम आएगी, ठीक है। मतलब यदि इनको तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस, नेट जो कैपेसिटी होगी वो उसका जो सबसे छोटा कैपेसिटर था जो 2 कूलम्ब चार्ज को स्टोर कर रहा था उससे भी कम चार्ज को अब स्टोर कर पाएगा, ठीक है। यदि हम कैपेसिटर को सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दे तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो हमने ये कैपेसिटर ले लिए, तीनों पैरेलल में है, 1 2 और ये हो गया तीसरा 3, तीनों कैपेसिटर हैं पैरेलल के अंदर है। यहां हमने एक वोल्टेज दी, इसको बैटरी दी या पोटेंशियल दिया V वोल्ट का, ठीक है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये है C1 ये है C2 और ये है C3, 3 कैपेसिटर है हमारे पास। अब क्या होगा, उसमें क्या था कि चार्ज तीनों के ऊपर सेम था, यहाँ पे क्या होगा, यहां से Q चार्ज चलना शुरू करेगा, Q यहां तक रहेगा Q, ठीक है। यहां पर आते ही कुछ चार्ज यहां पर चला जाएगा, कुछ चार्ज यहां पर चला जाएगा और कुछ चार्ज यहां पर C3 के अंदर। तो हमने मान लिया कि यहां पर जो चार्ज जा रहा है वो है Q1, यहां पर जो चार्ज जा रहा है वो है Q2 और यहां पर जो चार्ज गया वो है Q3। अब यहां पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये पॉइंट यहां पर हम देखें तो ये हायर पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पर, तो उसका ये टर्मिनल और ये टर्मिनल
तीनों क्या होंगे, हायर पोटेंशियल के ऊपर होंगे, ठीक है, तीनों हायर पोटेंशियल के ऊपर। अगर हम इस टर्मिनल की बात करें, इन तीनों के दूसरे टर्मिनल की, तो यह लोअर पोटेंशियल के ऊपर। तो जितना यहाँ पर पोटेंशियल है वहां पर उतना ही यहाँ पर होगा, और उतना ही इसके अंदर होगा, उतना इसके अंदर, उतना ही इसके अंदर। ध्यान रखो कि पैरेलल के अंदर जो चार्जेस होते हैं या करंट होता है वो बट जाता है, ठीक है, करंट बट जाता है, लेकिन वोल्टेज एक जैसी रहती है। वोल्टेज यहाँ पे अगर वोल्टेज की बात करें तो इस टर्मिनल के ऊपर और इस टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है वो V ही रहेगा, जितना हम उसको दे रहे हैं V। हमने अगर 6 वोल्ट दिया तो तीनों के अंदर 6 वोल्ट का पोटेंशियल रहेगा। और चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस बट जाएंगे, Q1 चार्ज अलग, Q2 अलग और Q3 अलग, और वापस यहाँ आकर के वो तीनों चार्जेस Q ये ही बन जाएगा Q, और वही चार्ज यहाँ पर जाएगा। तो नेट यहाँ पे अगर चार्ज निकाले तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसा निकालेंगे। सीरीज के अंदर हमने नेट वोल्टेज निकाली थी क्योंकि वोल्टेज बढ़ रही थी, यहाँ पर हम नेट चार्ज निकालेंगे क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है। इसको याद रखना है, सीरीज के अंदर क्या होगा, सीरीज के अंदर वोल्टेज बढ़ जाती है, चार्ज या करंट एक जैसा रहता है। पैरेलल के अंदर चार्ज या करंट बढ़ जाते हैं और वोल्टेज एक जैसी रहती है सभी टर्मिनल के ऊपर, यदि वो सारे पैरेलल के अंदर कनेक्ट हैं तो। अगर ये याद है हमें कि सीरीज के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर क्या होता है, क्या चीज बढ़ती है, तो आगे हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनके ऊपर कि कैपेसिटेंस निकालो या कैपेसिटेंस दे रखी है, चार्ज निकालो, कैपेसिटेंस और चार्ज दे रखा है तो वोल्टेज निकालो, इसके ऊपर कितनी होगी, तो हमारे काम आएंगी। हमें वो याद होना चाहिए कि किस कंडीशन के अंदर क्या चीज डिवाइड होती है। अब हमें नेट चार्ज निकालना है, तो नेट चार्ज निकालेंगे, तो नेट चार्ज ये हमारे पास आएगा, कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और एक फॉर्मूला होता था कैपेसिटेंस का हमारे पास, C इज इक्वल टू Q बाई V, और यहां से अगर Q निकालें तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये V यहां पर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला है चार्जेस निकालने का। तो यदि मैं Q1 निकालू, Q1 इक्वेशन 1 है भाई, Q1 निकालू तो Q इज इक्वल टू C V, तो वोल्टेज एक जैसी है तीनों में, और पहला कैपेसिटर कौन सा है, C1, तो C1 V। अगर Q2 निकालू तो वो हो जाएगा C2 V, और Q3 निकालू इसी तरह से वो हो जाएगा C3 इंटू V। और इन तीनों वैल्यू को Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू को यदि हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिससे हमें पता चलेगा कि रेजिस्टेंस को, कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा। तो नेट चार्ज इज इक्वल टू Q1 की जगह C1V प्लस Q2 की जगह C2V और इसके जगह C3V। यहाँ तीनों के अंदर V है तो V को हम कॉमन आउट निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। V कॉमन निकाल लिया और V को यहाँ से हम, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और Q बाई V ये फॉर्मूला होता है Q बाई V कैपेसिटेंस का, C का, Q बाई V कब, जब कैपेसिटर सीरीज पैरेलल के अंदर कनेक्ट होंगे। कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूला आ गया कब, जब कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट हो, पैरेलल में। अब देखो यदि हम बात करें, वही C1 2 का है, ये 3 का है और ये 6 का है। C1 की बात करें ये है 3 माइक्रोफेराड का, C2 की बात करें ये है 2 माइक्रोफेराड का, और C3 की अगर बात करें ये 6 माइक्रोफेराड का। अगर ये तीनों कह दें कि पैरेलल के अंदर कनेक्ट है, नेट कैपेसिटेंस निकालें, तो नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो C कैपेसिटेंस किसके अंदर है, ये पैरेलल के अंदर। अब हमने कोई चीज पलटी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास कैपेसिटेंस इन पैरेलल आ गया। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 के फॉर्मूला आया था, तो 3 प्लस 2 प्लस 6 ये हो जाएगा 9 इंटू 11 माइक्रोफेराड, हमारा आंसर होगा।
यदि ये दे दे कि भाई 11 माइक्रोफेराड यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये 2 कैपेसिटर दे रखे हैं, तो तीसरा कैपेसिटर निकालो। ठीक है, इस तरह से भी हमने निकालना दे सकते हैं। चार्ज दे देंगे या वोल्टेज दे देंगे, और फिर हमने निकालना पड़ेगा कि कैपेसिटेंस कितनी होगी, नेट कैपेसिटेंस, या तीनों कैपेसिटर एक जैसी कैपेसिटेंस के हैं तो उनके टोटल कैपेसिटर बताओ, तीनों कितनी कैपेसिटेंस के होंगे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल के अंदर और सीरीज के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, ये हमेशा पूछे जाते हैं। आगे हम करेंगे जो सर्किट है हमारे पास, इन सर्किट को सोल्व करना। ठीक है, ये पैरेलल में और सीरीज में इकट्ठे भी दे सकते हैं, एक पैरेलल में उसके साथ एक सीरीज में दे देंगे। तो सबसे पहले इनको सोल्व करो, फिर सीरीज वाले को। तो ये हम सर्किट एनालिसिस अगले लेक्चर के अंदर करें।